हाँ दोस्तों, आज की कहानी है बेटे ने बूढ़े पिता पर क्या अत्याचार किया जो पिता ने फांसी लगा लिया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 12:30 बजे का समय रहा होगा। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। शायद कुछ देर में मैं सो भी जाता। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। इतनी रात को कौन आया है, यह सोचकर मैंने दरवाजा खोला तो देखा आर्यन खड़ा है। आर्यन ने अंदर आकर लाइट ऑन की, फिर कुछ घबराया हुआ सा पास बैठ गया। क्यों आर्यन, क्या बात है, इतनी रात गए? आर्यन ने एक दीर्घ सांस ली, फिर बोला, निर्मल का फोन आया था। मनमोहक चाचा? क्या हुआ मनमोहक को? बीच में उसकी बात काटते हुए मैं उठकर बैठ गया। किसी अज्ञात शंका से मन घबरा उठा। आपको निर्मल ने बुलाया है, लेकिन हुआ क्या? शाम को तो वह हंस बोल कर गए हैं। बीमार हो गए क्या? कुछ कहा नहीं निर्मल ने। मैं बिस्तर से उठा, पाजामा बनियान पहने था, ऊपर से कुर्ता और डाल लिया। दरवाजे से स्लीपर पहनकर बाहर निकल आया। आर्यन ने कहा, मैं बाइक निकालता हूँ, अभी पहुँचा दूंगा। मैंने मना कर दिया, 5 मिनट का रास्ता है, टहलते हुए पहुंच जाऊंगा। आर्यन ने ज्यादा आग्रह भी नहीं किया। महल्ले के छोर पर मंदिर वाली गली में ही तो मनमोहन का मकान है। गली में घुसते ही लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। घर की बत्तियां जल रही थी, दरवाजा खुला हुआ था। मैं दरवाजे पर पहुंचा ही था कि निर्मल सामने आ गया। बाहर आकर मेरा हाथ पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ाकर कहा, पहले यह बता कि हुआ क्या है? इतनी रात गए, क्यों बुलाया भाई? मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए वहीं दरवाजे की सीढ़ी पर बैठ गया। गर्मी के दिन थे, पसीना पसीना हो उठा था। मुन्नी, एक गिलास पानी तो ला चाचा जी को। निर्मल ने आवाज दी और उसकी छोटी बहन मुन्नी तुरंत स्टील के लोटे में पानी लेकर आ गई। आर्यन ने लोटा मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने लोटा वहीं सीढ़ियों पर रख दिया। फिर निर्मल से बोला, आखिर माजरा क्या है? मनमोहक कहाँ है? कुछ बताओगे भी कि बस पहेलियां ही बुझाते रहोगे? वह ऊपर है, निर्मल ने बताया। ठीक ठाक तो है जी हाँ, अब तो ठीक है। अब तो क्या मतलब? कोई अटैक वगैरह पड़ गया था क्या? डॉक्टर को बुलाया कि नहीं? मैं बिना पानी पिए ही उठ खड़ा हुआ और अंदर आंगन में आ गया, जहां निर्मल की पत्नी सुषमा, बंटी, पप्पी, डॉली सब बैठे थे। मैंने पूछा, रमेश कहाँ है? ऊपर है, दादाजी के पास, बंटी ने बताया। आंगन के कोने से लगी सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर पहुंचा। सामने वाले कमरे के बीचों बीच एक तख्त पड़ा था। कमरे में मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। एक गंदे से बिस्तर पर धब्बेदार गिलाफ वाला तकिया और एक पुराना फटा कम्बल पहनाते पड़ा था। तख्त पर मनमोहक पैर लटकाए गर्दन झुकाए बैठे थे। फिर नीचे जमीन पर बड़ा लड़का रमेश बैठा था। क्या हुआ मनमोहक? अब क्या नाटक रचा गया है? कोई बताता ही नहीं। मैं धीरे धीरे चलकर मनमोहक के करीब गया और उन्हीं के पास बगल में तख्त पर बैठ गया। तख्त थोड़ा चरमराया, फिर उसकी हिलती चूलें शांत हो गई। तुम बताओ रमेश, आखिर बात क्या है? रमेश ने छत की ओर इशारा किया। वहां कमरे के बीचों बीच लटक रहे पुराने बंद पंखे से एक रस्सी का टुकड़ा लटक रहा था। नीचे एक तिपाही रखी थी, फांसी लगाने को चढ़े थे। वह तो मैंने इनकी गैंगे की घुट्टी घुट्टी आवाज सुनी और तिपाही गिरने की धम से आवाज आई तो दौड़कर आ गया। देखा कि रस्सी से लटक रहे हैं। तुरंत ही पैर पकड़कर कंधे पर उठा लिया। फिर निर्मल को आवाज दी। हम दोनों ने मिलकर जैसे तैसे इन्हें फंदे से अलग किया। चाचा जी, यह मेरे पिता नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन है। अपनी उम्र तो भोग चुके, आज नहीं तो कल इन्हें मरना ही है। लेकिन फांसी लगाकर मरने से तो हमें भी मरवा देते, हम भी फांसी पर चढ़ जाते, पुलिस की मार खाते, पैसों का पानी करते और घर द्वार फूंक कर इनके नाम पर फंदे पर लटक जाते। अब चाचा जी, आप ही इनसे पूछिए, इन्हें क्या तकलीफ है?
गरम खाना नहीं खाते, चाय पानी समय पर नहीं मिलता, दवा भी चल ही रही है, इन्हें कष्ट क्या है? हमारे पीछे हमें बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं? रमेश ने कुछ खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन यह सब हुआ क्यों? दिन में कुछ झगड़ा हुआ था क्या? कोई झगड़ा नहीं हुआ। दोपहर को सब्जी लेने निकले तो रास्ते में अपने यार दोस्त से भी मिल आए हैं। बिजली का बिल भी भरने गए थे, फिर बंटी के स्कूल जाकर साइकिल पर उसे ले आए। हमने कहीं भी रोक टोक नहीं लगाई, अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं। घर में इनका मन ही नहीं लगता, रमेश बोला। लेकिन तुम लोगों ने इनसे कुछ कहा सुना क्या? कुछ बोलचाल हो गई क्या? मैंने पूछा। अरे नहीं चाचा जी, इनसे कोई क्या कह सकता है, बात करते ही काटने को दौड़ते हैं। आज कह रहे थे कि मुझे अपना चेकअप कराना है, फुल चेकअप, वह भी डॉक्टर आकाश की पैथोलॉजी लैब में। हमने पूछा भी कि आखिर आपको परेशानी क्या है? कहने लगे कि परेशानी ही परेशानी है, मन घबरा रहा है, अकेले में दम घुटता है। पिछले महीने ही मैंने इन्हें सरकारी अस्पताल में डॉक्टर दिनेश सिंह को दिखाया था। जांच से पता चला कि इन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर है। तभी निर्मल पानी का गिलास लेकर आ गया। मैंने पानी पी लिया। तब मैंने ही पूछा, रमेश यह तो बताओ कि पिछले महीने तुमने इनका दोबारा चेकअप कराया था क्या? नहीं, 2 महीने पहले डॉक्टर बंसल से कराया था ना, रमेश बोला। 2 महीने पहले नहीं, जनवरी में तुमने इनका चेकअप कराया था रमेश। आज इस बात को 11 महीने हो गए। और चेकअप भी क्या था? शुगर और ब्लड प्रेशर। इससे तुम फुल चेकअप कहते हो? नहीं चाचा जी, डॉक्टर ने ही कहा था कि ज्यादा चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक है। लेकिन रमेश, इनका जी तो घबराता है, चक्कर तो आते हैं, दम तो घुटता है। मैंने कहा, अब आपसे क्या कहूँ चाचा जी, रमेश कहकर हंसने लगा। फिर निर्मल को इशारा कर बोला कि तुम अपना काम करो ना, जाकर यहाँ क्या कर रहे हो? बेचारा निर्मल चुपचाप अंदर चला गया। फिर रमेश बोला, चाचा जी आप मेरे कमरे में चलिए, इनकी मुख्य तकलीफ आपको वहाँ बताऊंगा। फिर धूर्तापूर्ण मुस्कान फेंक कर चुप हो गया। मैं मनमोहक के जरा और पास आ गया। रमेश से कहा, तुम अपने कमरे में चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ। रमेश ने बाहें चढ़ाई, कुछ आश्चर्य जाहिर किया, फिर ताली बजाता हुआ, गर्दन हिलाकर सीटी बजाता हुआ कमरे से बाहर हो गया। मैंने मनमोहक के कंधे पर हाथ रखा ही था कि वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उन्हें रोने दिया। उन्होंने पास रखे एक मटमैले गमछे से नाक साफ की, आंखें पोंछी, लेकिन सिर ऊपर नहीं किया। मैंने फिर आत्मीयता से उनके सिर पर हाथ फेरा। अब की बार उन्होंने सिर उठाकर मुझे देखा। उनकी आंखें लाल हो रही थी, बहुत भयातुक, घबराए से लग रहे थे। फिर बुदबुदाए, भैया राजनाथ, इतना कहकर किसी बच्चे की तरह मुझसे लिपटकर बेतहाशा रोने लगे। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मैंने कोई विवाद नहीं किया। कहा, ठीक है, उठकर हाथ मुंह धो लो और अभी मेरे साथ चलो। उन्होंने बड़ी कातर और याचना भरी नजरों से मेरी ओर देखा और तुरंत तैयार होकर खड़े हो गए। तभी रमेश अंदर आ गया। क्यों, कहाँ की तैयारी हो रही है? इस समय इनकी तबीयत खराब है, मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, सुबह आ जाएंगे। मैंने कहा, सुबह क्यों? साथ ले जा रहे हैं तो हमेशा के लिए ले जाइए ना। आधी रात में मेरी प्रतिष्ठा पर मिट्टी डालने के लिए जा रहे हैं, ताकि सारा समाज मुझ पर थूके कि बुढ़े को रात में ही निकाल दिया। वह अपने मन का मैल निकाल रहा था। मैंने धैर्य से काम लिया। उससे इतना ही कहा, देखो रमेश, इस समय इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं समझा बुझा कर शांत कर दूंगा। इस समय इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। आप इन्हें नहीं जानते, यह नाटक कर रहे हैं, घर भर का जीना हराम कर रखा है। कभी पेंशन का रोना रोते हैं तो कभी अकेलापन का। दिन भर उस
मास्टरनी के घर बैठे रहते हैं। अब इस उम्र में इनकी गंदी हरकतों से हम तो परेशान हो उठे हैं। ना दिन देखते हैं ना रात। वहाँ मास्टरनी के साथ ही चाय पिएंगे, समोसे खाएंगे। और वह मास्टरनी, अब छोड़िए चाचा जी, कहने में भी शर्म आती है, अपना सारा जेब खर्च उसी पर बिगाड़ देते हैं। रमेश अपनी दबी हुई आग उलग रहा था। उन्हें जेब खर्च कौन देता है? मैंने सहज ही पूछ लिया। मैं देता हूँ। और क्या वह कमजात मास्टरनी देती है? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? उस कमबख्त ने ना जाने कौन सी घुट्टी इन्हें पिला दी है कि उसी के रंग में रंग गए हैं। जरा जबान संभाल कर बात करो रमेश। तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? प्रेमलता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनका भरा पूरा परिवार है। पति एडवोकेट है, बेटा खाद्य निर्माण में डायरेक्टर है। उन्हें इनसे क्या स्वार्थ है? बस हमदर्दी के चलते पूछताछ कर लेती हैं। इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है? अच्छा यह तो बताओ कि तुम इन्हें जेब खर्च क्या देते हो? मैंने शांत भाव से पूछा। देखो चाचा जी, आप हमारे बड़े हैं, दिनेश के फादर हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन हमारे घर के मामले में इस तरह छिछा लेदर करने की, हिसाब किताब पूछने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इनका खाना पीना, कपड़े लत्ते, चाय नाश्ता, दवा का लंबा चौड़ा खर्चा कहाँ से हो रहा है? अब आप इनसे ही पूछिए। आज 500 रुपये मांग रहे थे उस मास्टरनी को देने के लिए। हमने साफ मना कर दिया तो कमरा बंद करके फांसी लगाने का नाटक करने लगे। आप इन्हें नहीं जानते, इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। एक अकेले आदमी का खर्चा घर भर से भी ज़्यादा कर रहे हैं तो भी चैन नहीं है। और आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर मैं आपसे कुछ बदसलूकी कर बैठूं। अब आप बाइज्जत तशरीफ़ ले जा सकते हैं। इसके बाद तो उसने ज़बरदस्ती मुझे ठेल ठाल कर घर से बाहर कर दिया। रमेश ने बड़ा अपमान कर दिया मेरा। मैंने कुछ निश्चय किया। उस समय रात के 2 बज रहे थे। गली से निकलकर सीधा प्रो प्रेमलता के घर के सामने पहुंच गया। दरवाजे की कॉल बेल दबा दी। कुछ देर बाद दोबारा बटन दबाया। अंदर कुछ खटर पटर हुई। फिर थोड़ी देर बाद हरि मोहन ने दरवाजा खोला। मुझे सामने देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन औपचारिकता बस ही बोले, आइए आइए शर्मा जी, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। लुंगी बनियान पहने वह कुछ अस्त व्यस्त से लग रहे थे। एकाएक नींद खुल जाने से परेशान से थे। मैंने वहीं खड़े खड़े उन्हें संक्षेप में सारी बातें बता दी। तभी प्रो प्रेमलता भी आ गई। बहुत आग्रह करने पर मैं अंदर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गया। प्रो प्रेमलता अंदर पानी लेने चली गई। लौटकर आई तो पानी का गिलास मुझे थमाकर सामने सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, यह जो रमेश है ना, नंबर 1 का बदमाश है और बदतमीज आदमी है। मनमोहन जी का सारा पीएफ जो लगभग 8 लाख था अपने हाथ कर लिया। 5,500 पेंशन भी अपने खाते में जमा करा लेता है। इधर उधर साइन करके 3 लाख का कर्जा भी मनमोहन जी के नाम पर ले रखा है। इन्हें हाथ खर्चे मात्र 50 रुपए देता है और दिन भर इनसे मजदूरी कराता है। साग सब्जी, आटा पिसाना, बच्चों को स्कूल ले जाना ले आना, धोबी के कपड़े, बिजली का बिल, सब कुछ मनमोहन जी ही करते हैं। फरवरी या मार्च में इसे पता चला कि मनमोहन का 2 लाख रुपए का बीमा भी है। शायद पहली बार इंस्टॉलमेंट पेमेंट के कागज हाथ लगे होंगे या पेंशन पेमेंट से रुपए कट गए होंगे। तभी से इनकी जान के पीछ पड़ गया है। बेचारे बहुत दुखी हैं। मैंने हरि मोहन जी से कुछ विचार विमर्श किया और फिर रात में ही हम पुलिस थाने की ओर चल दिए। उधर हरि मोहन जी ने फोन पर संपर्क करके मीडिया को बुला लिया था। हमने सोच लिया था कि रमेश का पानी उतार कर ही रहेंगे।
अब यह बेइंसाफी सहन नहीं होगी।